हेलो बच्चों। मेरा नाम सत्यम है और मैं ट्रिपल आई टी सी सिटी का स्टूडेंट हूँ। और आज जो चैप्टर मैं आपको कराऊंगा दैट इज वेव्स। वेव्स आपकी क्लास 11th क्लास का फिजिक्स चैप्टर है। ओके। और ये ऑसिलेशंस एंड वेव्स करके जो यूनिट्स है आपकी फिजिक्स में उसका ये पार्ट है। ठीक है। तो वेव्स इज एन इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है। सो वेव्स बेसिकली इज योर इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है। बच्चों याद रखना वेव एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और अगर अगर अच्छी खासी डिसेंट प्रैक्टिस इस चैप्टर में करी जाए तो हम क्वेश्चंस आराम से बना सकते हैं इस चैप्टर को। ठीक है ना बच्चों। थोड़ा सा इंट्रो मैंने आपको दे दिया है इस चैप्टर का। और रही बात अगर वेटेज की, अगर सॉरी, अगर इस चैप्टर की वेटेज की बात करी जाए तो अगर हमारा जो जेई मेंस आता है इस चैप्टर से दो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि वेव्स में एनसीईआरटी में तो चलो ठीक है अलग अलग है, लेकिन अगर वेव्स को हम पूरा कंसिडर करें तो वेव्स दो चैप्टर का बना हुआ है, एक वेव और एक साउंड वेव। ठीक। एक वेव और एक साउंड वेव, दोनों ही चैप्टर इंटरलिंक्ड है। ठीक है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको तीन क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी है जी। ठीक है। स्लॉट्स तो बहुत सारे हैं, है ना। ये मैं पर्टिकुलरली एक स्लॉट में हूँ। ठीक है। तो क्योंकि 30 क्वेश्चन होते हैं आपके, वैरायटी तो आपकी आपकी कवर हो ही जाती है। रही बात जेई एडवांस की, जेई एडवांस की अगर बात की जाए तो ज्यादा ज्यादा जो स्ट्रेस डाला जाता है वो इस चैप्टर पे डाला जाता है। हालांकि इस चैप्टर का मिश्रण भी इसमें होता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल चैप्टर से क्वेश्चन है, तो ये चैप्टर वेव का चैप्टर मिक्स कर ही देंगे उसमें। ठीक है। तो जेई एडवांस में एक क्वेश्चन अगर आया तो आएगा, एक क्वेश्चन भी आ सकता है, कभी कभार दो क्वेश्चन भी आया है ना। पिछले 10 साल के पेपर उठा करके अगर आप देखोगे तो ये तो रही वेव्स का डिसेंट इंट्रोडक्शन मैंने जो बेसिकली आपको दिया यूनिट वाइज और ये आपका वेटेज वाइज। बात करते हैं कि अ, हमें इस सेक्शन में हमें अभी फिलहाल करना क्या है। हमें यहाँ पर करना है एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स। अगर आप देख सकते हैं तो मेरे सामने, आपके सामने एमसीक्यू क्वेश्चन सबसे पहले आ गए हैं। ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन ये सारे हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन, फिर एमसीक्यू पार्ट 2 क्वेश्चन है, थोड़े से टफ, है ना। फिर वेरी शॉर्ट आंसर्स, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर्स, फिर उसके बाद long answers। यही फॉर्मेट है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। ओके। बात करते हैं कि वेव्स है क्या। तो लेम टर्म्स में, है ना, सिंपल टर्म्स में, लेम टर्म्स में, सिंपल टर्म्स में अगर मैं वेव्स की बात करूं तो वेव्स ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेव, सिंपल वेव, है ना। एक सिंपल सी वेव को, ठीक है, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो वेव बेसिकली इट इज समथिंग दैट कैरीज एनर्जी। वेव इज समथिंग दैट कैरीज एनर्जी। ठीक है ना। आप एक तरह से इसे आप एक इमेजिनरी धागा मान सकते हैं, या इमेजिनरी ऐसे लाइन, जो भी बेसिकली आप मान सकते हैं जो एनर्जी कैरी करती है। ठीक है बच्चों, जो एनर्जी कैरी करती है। ओके। तो वेव बेसिकली वो, अब वही इसमें आपने पढ़ा होगा कि हमारे स्टेशनरी वेव्स क्या होते हैं, है ना। स्टेशनरी, लॉन्गिट्यूड, ये वो टाइप्स ऑफ वेव जो आप पढ़ते हैं ना, लॉन्गिट्यूडनल, है ना। बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद हमने सुपर इम्पोज, एक कॉन्सेप्ट आता है सुपर इम्पोजिशन का, सुपर पोजिशन का, है ना। वो सब भी चीजें होती हैं इस चैप्टर में, है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आप सबको पता होगा। ऑन दैट नोट बच्चों, हम लोग अब आपकी जो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, उनको अब वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करें। ठीक है। ठीक है। वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन देखो, वाटर वेव प्रोड्यूस बाय अ मोटर बोट सेलिंग ऑन वाटर आर बोथ लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि मोटर बोट वाली जो जो ये पानी की जो लहर है ना, पानी की जो लहर है ना, ये जो पानी की जो लहर है बेसिकली
है ना। यहाँ पे अगर हम एक मोटर बोट को आगे ले जाए, ठीक है, पीछे से जो वेव्स बनती है, आगे जो वेव्स बनती है, वो एक आगे वाली तो ऐसे बनेगी ही, आगे वाली वेव्स तो ऐसी बनेगी ही, है ना, और ऐसी तिरछी वेव्स भी बनेंगी, है ना, मतलब, है ना। तो वो लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स वेव्स। ओके, है ना। कि अगर हम देखें सिंपल सा, अगर मैं आपके सामने ये ड्रॉ करूं, है ना, तो जो वाटर पार्टिकल ये है मेरा, वो ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा। ठीक है, हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में बेसिकली मेरा वाटर पार्टिकल जाएगा, है ना, ऐसे भी जाएगा, है ना, ऊपर नीचे भी जाएगा और ऐसे ऐसे भी जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, चलो, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। साउंड वेव्स ऑफ अ वेवलेंथ लैम्डा ट्रैवलिंग इन अ मीडियम विद अ स्पीड of v meter per second enter into another medium where its speed is 2 v meter per second. Wavelength of, now wavelength of sound waves, देखो wavelength of क्या पूछा है उसने, sound waves। देखो, अब हमें पता है कि, अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि इन बोथ मीडियम, इन, सॉरी फॉर द डिस्कनेक्शन। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि जो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है किसी को भी, इसमें हमारा क्या दे रखा है, उसमें हमारा ये दे रखा है कि हम ये बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है, हमारी फ्रीक्वेंसी वो सेम रहेगी। F1 इज इक्वल्स टू F2 रहेगा, तो F1 इज इक्वल टू F2 अगर रहा, इसका मतलब V1 बाय लैम्डा वन इक्वल टू V2 बाय लैम्डा टू। ठीक है, तो V1 बाय लैम्डा वन बेटा हमारा V2 बाय लैम्डा टू के बराबर है ना। तो यहां से मैंने लैम्डा टू की वैल्यू बेसिकली निकाल ली, V1 या म्यू वन, है ना। अब देखो हमारे पास दे रखा है ना, म्यू टू की वैल्यू क्या देख रखे, म्यू टू की वैल्यू दे रखी है 2 म्यू, है ना, और यहाँ पे म्यू इंटू लैम्डा वन, म्यू से म्यू गया तो लैम्डा टू की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा वन। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ये मेरा दूसरा सवाल है, ये मेरा दूसरा सवाल है, इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ओके, दिस शुड बी वेरी क्लियर। फाइन, now let us see question number 3. Okay, sound of sound wave in air, speed of sound wave in air is independent of temperature, nahi, increases with pressure, nahi, increases with increase in humidity, humidity बढ़ेगी तब जा करके साउंड वेव चेंज होगी, राइट, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, नहीं, इंक्रीज ही रहेगी। ठीक है, सिंपल सा फंडा है ना। बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होती थी, स्पीड ऑफ साउंड एयर इन एयर होती थी गामा पी बाय रो। तो मेरा v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा 1 ऑन रो, अंडर रूट रो से। इसका मतलब v2 बाय v1 जो होगा वो अंडर रूट ऑफ रो 1 बाय रो 2 होगा। सही बात है कि नहीं, सही बात है कि नहीं, है ना। तो ये बेसिकली आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन जिसका ऑप्शन सी। ठीक, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मीडियम चेंजेस जब लाउडनेस ऑफ साउंड, लाउडनेस दैट इज बेसिकली वेवलेंथ ऑफ साउंड। ओके, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम चेंजेस वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स। लाउडनेस तो नहीं वो चेंज होगी, एम्पलीट्यूड भी नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी मीडियम में चेंज होगी ही नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ साउंड चेंज, है ना, तो ये यहाँ से इसका है ऑप्शन सी। ठीक है, इसका ऑप्शन सी है। अब हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवें क्वेश्चन में प्यारे बच्चों क्या दे रखा है, जरा पढ़ो। With propagation of longitudinal waves through a medium, the quantity transmitted is, देखो देखो, पढ़ो पढ़ो क्या है। With propagation of longitudinal waves through a medium, the quantity transmitted, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव के पास होते होते, जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव उसके पास होते होते हमारा बेसिकली क्या ट्रांसमिट होता है,
अब भले वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, ट्रांसवर्स वेव हो, कुछ भी हो, हमें ही पता है कि वेव ट्रांसमिट्स या वेव कैरीज एनर्जी, तो खाली एनर्जी हमारा आंसर होगा। ठीक है, दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर वेव मोशन। ठीक है, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपगेट थ्रू ऑल द मीडियम, नहीं ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपगेट थ्रू सॉलिड्स ओनली, नहीं ये भी गलत है। मैकेनिकल ट्रांसफर वेव्स कैन प्रोपगेट थ्रू सॉलिड्स ओनली, ये सही स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है। बाकी फोर्थ स्टेटमेंट जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपगेट थ्रू वैक्यूम, नहीं ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन आपका सी। ये देखो बेटा, ये बेसिकली आपकी बेसिक बेसिक जो थियरी है ना इस चैप्टर की, ये बेसिकली वही है जो आपके लिए बेसिक बेसिक थियरी रही है वेव्स की चैप्टर में, अब तक वही पूछा है। ठीक है, हमें बेसिक बेसिक थियरी पे भी ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि अगर वहां से क्वेश्चन आ गया, अगर वहां से क्वेश्चन आ गया तो हम उसे आसानी से टैकल कर सकते हैं। टफ क्वेश्चन तो करेंगे ही सही। ठीक है, अब देखो सेवेंथ क्वेश्चन देखो, a sound wave is passing through air column in the form of compression and refraction. In consecutive compressions and refractions, there is no transfer of heat. Heat transfer नहीं है, हीट तो ट्रांसफर नहीं हो। ठीक है, हीट तो ट्रांसफर नहीं है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, इसका ये रीजन है कि व्हेन साउंड वेव ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, बेसिकली मान लो एयर में है ना, तो पार्टिकल डिस्टर्ब नहीं करते हैं सेम फैशन में, सेम फैशन में पार्टिकल डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अगर सेम फैशन में पार्टिकल डिस्टर्ब करते तो एक वो होता ना, सही बात है कि नहीं? क्योंकि देखो हवा में हमारे वेव है, लाइट अगर थोड़ा सा अगर एक टाइम पे लाइट को अगर हम वेव मानते हैं तो लाइट आने से गर्मी बढ़ती है ना, हीट बढ़ती रहती जैसे जैसे, isn't it? लेकिन ऐसा नहीं है, बेसिकली रैंडम पार्टिकल्स जो है उसके वो डिस्टर्ब सेम फैशन में नहीं, राइट? ओके बच्चों, चलो ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कुछ प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, नॉट रियली एक्चुअली बट ओके। Let's talk about question number 8 tells equation of plane progressive wave is given by y is equals to 0.6 sine 2 pi t minus x by 2। ये है हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, इट्स एम्पलीट्यूड बिकम 2/3 ऑफ द दिस। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली बेटा क्या है, ऑन देखो ये हमारी वाई आई है, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड हमारी फेज चेंज, ये हमें पता है, वो होगी ए आर साइन 2 पाई टी प्लस एक्स बाई 2 प्लस पाई। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड ए आर होगा 2/3 इंटू ए आई, ये जो कहा है उसने, दैट इज 2/3 इंटू 0.6, that is equals to 0.4 units। ठीक है, 0.4 units का मतलब, so yr is equals to -0.4 है ना, इंटू साइन 2 पाई है ना, इंटू साइन 2 पाई t प्लस x by 2। दिस इज माई वेव। क्लियर? ओके, दिस शुड बी क्लियर। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, एक बात बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन ध्यान में रखने वाली बात। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, बाकी सब सेम है। एक प्लस माइनस के चलते आप अपने 4 नंबर गवा सकते हैं। अगर जेई मेंस जैसे एग्जाम की बात की जाए और सीबीएसई बोर्ड जैसे एग्जाम की बात की जाए तो 2 नंबर तो ये क्वेश्चन आता ही है, 2 नंबर का आता है सिंपल, है ना। या फिर एमसीक्यू में भी भले ही आए, जैसे भी क्वेश्चन आप ये नंबर्स गवा देंगे फालतू में, है ना। जैसे फ्री फोकट में जैसे नंबर मिलते हैं, फ्री फोकट में हम नंबर गवा दो। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, हमें आंसर्स को भी ध्यान से, जो हमारे ऑप्शन है उनको भी ध्यान से पढ़ना है और देख
है ना, अच्छे से मैच करना है कि हमारा आंसर कौन से ऑप्शन से मैच करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन बच्चा क्या है, देखो। A string of mass 2.5 kg is under tension of 200 Newton. The length of the stretched string is 20 meters. If the transverse jerk is struck at one end of the string, the disturbance will reach the other end in how many seconds? देखो, तो यहां से ऐसे लिख, स्पीड ऑफ, हमें पता है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स इन एनी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग हो, स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव क्या होती है, v इज इक्वल टू पी अंडर रूट ऑफ पी बाई म्यू। म्यू क्या है, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे देखो, टेंशन है ना, टेंशन ये 200 न्यूटन है इसका टेंशन टी, ठीक है, 20 मीटर की रोप है, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू एम बाई एम 0.5 के जी पर 20, है ना, this is equals to 1.25 divided by 10, this is equals to 0.125 kg per gram, kg per मीटर। तो ये हमारी म्यू की वैल्यू आ गई। हेंस जो वेव की स्पीड होगी v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, वो क्या होगा, होगा अंडर रूट ऑफ टी टेंशन बाय म्यू की वैल्यू क्या है 0.125। सही बात है कि नहीं बच्चा, ये आएगा 1600, सिर्फ 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड। ओके सॉरी, अब देखो टाइम टेकन बाय डिस्टर्बेंस ट्रैवल फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड क्या होगा, टाइम डिस्टेंस है ना, वो होगा 20 मीटर, डिस्टेंस बाय जो स्पीड है ना 40 मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर गया, ये गया 0.5 सेकेंड, आधे सेकेंड में हमारा उधर से उधर चला जाए। क्या ये बात आपको समझ गया, इज दैट क्लियर बच्चों, इज दिस क्लियर, आई होप इट्स क्लियर। ओके ओके बच्चों, तो अब हम 10th क्वेश्चन पे जाते हैं, है ना, 10th क्वेश्चन पे हम जाते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन है, सी लेट्स सी लेट्स सी। A train whistling at constant frequency is moving towards the station at a constant speed v. The train goes past a stationary observer on the station. The frequency n of the second as heard in the observer is plotted as a function of k. Expected growth. तो देखो ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करना, seems to be an interesting question, है ना, थोड़ा सा आप लोग वो डॉपलर डॉपलर वाला इफेक्ट लगेगा, वो सब चीजें लगेगी, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, है ना। इसका ऑप्शन सी है वैसे तो, है ना, सी है, ये आप देख लो, ये मैं आपको फिलहाल होमवर्क में दे रहा हूँ, है ना, ये आप कर सकते हो। वी हैव आवर एमसीक्यू पार्ट 2, एमसीक्यू पार्ट 2 वाले जो हमारे क्वेश्चंस हैं, 11th क्वेश्चंस हम देखते हैं, ठीक है। 11th वाला क्वेश्चन, transverse harmonic wave on a string is described by this. So y of x comma t 0.3 sine 36t 36t plus 0.018x plus pi by 4x, ठीक, ये हमारी हार्मोनिक वेव की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो द वेव इज, हाँ ये सही है, द स्पीड ऑफ द वेव इज दिस, करेक्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इज करेक्ट। ओके देखो y ऑफ x कमा t जो होता है दैट इज a sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई नॉट कुछ होता है, सही बात है, सही बात है ना। तो एम्पलीट्यूड हमें देख रखा है, ये एम्पलीट्यूड है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। प्रोपोगेशन कांस्टेंट हमारा k है, हमारा k प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, ये हमारा पोजीशन है, ये हमारा इनिशियल फेज है, ठीक है, सब दे रखा है, तो उससे आप अपनी स्पीड और वो सब निकाल सकते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ द वेव क्या होती है, v इज इक्वल्स टू w बाई के, ओमेगा बाई के, है ना।
और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी हमारी जो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी हमारी होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा बाय 2 पाई। फ्रीक्वेंसी हमारी ओमेगा बाय 2 पाई होती है, इजंट इट? इजंट इट? एंड जो हमारा लैम्डा होता है बच्चों, लैम्डा होता है 2 पाई बाय के। सब दे रखा है इस वेव में, ये आप जस्ट पुट एवरीथिंग देयर एंड यू गेट ऑप्शन ए बी एंड सी। दिस इज द 15th क्वेश्चन। ओके, दिस वाज द 15th क्वेश्चन, राइट? लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 12। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 12। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय दिस। ठीक है, अब वो हमें दे रखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग y ऑफ x कामा t। ये हमें दे रखा है 0.06 साइन, 0.06 साइन 2 पाई x बाई 3 कॉस 120 पाई t। ठीक है, ये हमें दे रखा है आपसे। ओके ओके, तो यहाँ पे उसने क्या कहा, एक्स एंड वाई आर इन मीटर, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1.5 मीटर एंड द मास इज दिस। ओके, तो हमें ये ऑप्शंस बताने हैं बेसिकली। ठीक है, करते हैं। देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? जैसे मान लो अगर हमारे पास वेव y1 है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के टी है। ठीक है, ये मैंने एक वेव मान ली। मेरे पास अगर दूसरी वेव मान लो ए साइन ओमेगा टी प्लस के टी है। ठीक है, ये दो वेव्स है। ये जो दो वेव्स हैं y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 होता है सुपरपोजिशन से, जो कि a साइन ओमेगा टी माइनस के टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के टी, साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी। ठीक है, ये लगा देना है और फिर वहां पे हमारा आंसर आता है। तो गिवन इक्वेशन जो हमें है वो ठीक है, वो है। अब देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर कंपेयर करोगे तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो मैच नहीं करेगा। और बी जो है, ऑप्शन बी को जरा देखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा 120 पाई होगा, ओमेगा विल बी 120 पाई। ठीक है, तो हमारा के की वैल्यू होगी 2 पाई बाय 3। 2 पाई एफ हमारा होगा 120 पाई, है ना? सही बात है। तो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी 60 हर्ट्ज, जो कि सही है ना? ऑप्शन बी तो सही है। ठीक है, रही बात के की वैल्यू, तो के की वैल्यू 2 पाई बाय 3 है ना? तो लैम्डा की वैल्यू 3 मीटर है ना? तो फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, तो स्पीड क्या होगी? 16 into 3 दैट इज 180, तो वो भी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी का सी करेक्ट है। एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव इज कांस्टेंट, नहीं, गलत बात है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? स्पीड ऑफ साउंड वेव इन फ्लूइड डिपेंड्स ऑन, मुझे लगता है कि ऑप्शन सी और डी है ना? ऑप्शन सी और डी। देखो, साउंड ऑफ वेव इन फ्लूइड क्या होती है? बी बाय रो अंडर रूट। बी क्या है बेटा? बल्क मॉड्यूलस। बी हमारा बल्क मॉड्यूलस है। ये क्या है? डेंसिटी ऑफ मीडियम। ये हमारा डेंसिटी ऑफ मीडियम है, विच मीन्स कि हमारी स्पीड जो है 1/रूट। तो क्या है, थोड़ी देर पहले ही किया था। कोई भी फ्लूइड के लिए जो हमारा बी है वो कांस्टेंट होता है, ये हमें पता है। तो बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ बी, ये भी सही बात है। हेंस ऑप्शन सी एंड डी। अब देख लो, वही तो लिखा है बेसिकली, हमें बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और फिर उसने वर्ड के फॉर्मेट में लिख दिया स्टेटमेंट्स, राइट? सो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट। ओके, ये हो गया 13 क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट अस चेक आवर 14th वाली। ओके, बढ़ते हैं आगे। 14 वाली, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब आपको सही स्टेटमेंट बताना है, बेसिकली थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेट इन सेम फील्ड, गलत है ना? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल पार्टिकल्स इक्वल, सही बात है। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एग्जीक्यूट एज सच, सही बात है। वेव वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम, सही बात है। तो बी सी डी, है ना? 14 वाला सही। ठीक है, 14 वाला तो हो गया।
इसमें ऑप्शन बी सी डी जो है हमारा सही, ठीक है। तो बच्चों एक बात नोटिस अगर आप करोगे, है ना, ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे कुछ थियोरेटिकल भी थे और कुछ ऐसे नॉर्मल प्रॉब्लमेटिक वाले भी थे, लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक हमारे सॉल्यूशंस है, जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस बेसिकली जो हमारे थे, अभी तक इतना ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जो भारी तक हम कैलकुलेशन करता हो या ऐसा कुछ करता हो। ऐसे क्वेश्चन हम जी एडवांस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना, नहीं तो सिंपल वेव के फॉर्मेट पे ही इतने सारे क्वेश्चंस को पूछ लिया है, राइट। ओके, ओके, वी विल कंटिन्यू दिस, है ना, वेरी शॉर्ट आंसर्स पे पर भी हम लोग आ जाते हैं। ओके, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 15। ओके, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 15। ओके, देखो, द ट्रांसवर्स वेव, अब ये इक्वेशन दे रखी है हमारे ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय दिस, ठीक है। तो इस इक्वेशन को देखने से हम ये कह सकते हैं कि देखो, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी तो सेम है ना, सेम फेज में भी होगा और डिफरेंट एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड होगा, एनर्जी सेम नहीं है, एनर्जी डिफरेंट होगी। तो ऑप्शंस है ए बी डी, ठीक है। ये हमारा 15th वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो 16 क्वेश्चन में हमें दे रखा है, अ ट्रेन स्टैंडिंग स्टेशनरी यार्ड ब्लोज अ व्हिसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज। बढ़ते हैं आगे। हमारा जो 16 क्वेश्चन था उसमें ये दे रखा था कि ट्रेन इज स्टैंडिंग इन स्टेशनरी यार्ड ब्लोज अ व्हिसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज, ठीक है। The wind starts blowing in direction from the yard to the station with speed of 10 meter per second. Given that the speed of the sound is still air is 340 meter per second. तो अब हमें बताना है कि इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। देखते हैं 16th वाला। 16th वाले में basically the thing is, when the wind is blowing in same direction, okay, as that the sound wave, then next speed of the wave is some speed of both the waves. ये हमें पता है, सिंपल सी बात है। हमें दे रखा है कि एफ नॉट की वैल्यू बेसिकली हमारे पास 400 हर्ट्ज है, ठीक है, और हमारे पास दे रखा है वी की वैल्यू जो है वो 340 मीटर पर सेकेंड है ना, और विंड, वी ऑफ विंड जो है बेसिकली वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमें, ये तीन चीजें हमें दे रखी हैं, ओके, ये तीन चीजें हमें दे रखी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज, या फर्स्ट थिंग इज करेक्ट, सेकंड थिंग इज ऑल्सो करेक्ट, है ना, एयर भी तो सही है ना, ये स्पीड तो सही है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म विल इंक्रीज, गलत। फ्रीक्वेंसी कहाँ बढ़ेगी, डिक्रीज नहीं, फ्रीक्वेंसी तो बराबर रहेगी ना, बात ये है ना, फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम में कांस्टेंट रहती है ना, समझो इस बात। तो ये ऑप्शन ए और बी होगा, ठीक है। तो दिस इज द 16th वाला। ओके, लेट अस गो टू द 17th। 17th क्वेश्चन में देखो क्या है, 17th क्वेश्चन में हमारे पास 5 ऑप्शंस है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और करेक्ट। तो देखो, एवरी पार्टिकल इज फिक्स्ड ऑन, हां दिस इज करेक्ट। ऑल पार्टिकल्स क्रॉस देयर मीन पोजीशन एट द सेम टाइम, करेक्ट। ऑल पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग विद द सेम एम्पलीट्यूड, ये गलत है ना। देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस एनी प्लेट, करेक्ट। देयर आर सम पार्टिकल्स व्हिच आर ऑलवेज एट रेस्ट, सही बात है, सही बात, ठीक है। तो ए, बी, डी और ई स्टेशनरी वेव है ना भाई, स्टेशनरी वेव है, ठीक है। ओके, विद दिस ये जो आपके एमसीक्यू वाला सेक्शन था, ये आपका एमसीक्यू वाला सेक्शन हो चुका है, ओके। काफी सही सेक्शन था, ठीक है। इसमें मैंने एक होमवर्क आपको दिया है 10th वाला, जो कि आप कर लोगे। आई हैव दैट ट्रस्ट ऑन यू, ओके। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन इजी थे बच्चों, ठीक है। अब हम आएंगे आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर्स पर पहले आते हैं, जरा देखो ध्यान से, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। देखो, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ओके, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। A sonometer wire is vibrating in resonance with a tuning fork, okay. Keeping the tension applied same, the length of the wire is double. Under what condition would the tuning fork still be resonance with the wire? ठीक है। तो अब हमें पता है 18th क्वेश्चन
के हिसाब से ये देखो, ये हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बेसिकली वो n/2l होती है इनटू t बाई म्यू होती है, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू nv बाई 2l, ठीक है। जहां पे n जो है हमारा वो नंबर ऑफ लूप्स है, करेक्ट। सो फॉर अ गिवन सोनोमीटर वायर, वेव वेलोसिटी ऑफ वेव विल बी कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, है ना। वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी रहेगी, क्यों? तो L1/L1 इज इक्वल्स टू L2/L2 इस सिचुएशन में। तो N1/L1 इज इक्वल्स टू N2/2L1, ये L1 से L1 गया, है ना। तो N2 इज इक्वल्स टू 2L1। दिस इज द थिंग, ओके। हेंस द वायर इज डबल्ड बेसिकली, ठीक है। हेंस द वायर इज डबल्ड, so we have to just write it simply that the wire is doubled, okay। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। एन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक है। अब ये ऐसी ऑर्गन पाइप है जो दोनों तरफ से ओपन है, ठीक है, जो दोनों तरफ से ओपन है। एन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L open at both the ends is found to vibrate in first harmonic when sound of a tuning fork is 480 Hz, okay। देखो, हार्मोनिक ऑफ एन ऑर्गन पाइप क्या होता है? फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ एन ऑर्गन पाइप क्या होता है? L इज इक्वल्स टू λ/2, सही बात है। लैम्डा इक्वल्स टू 2l, तो यहाँ से V/F0 इज इक्वल्स टू 2l, सही बात है। तो यहाँ से F0 ऑफ ओपन क्या आता है? V/2l, ठीक है ना, ठीक है। फर्स्ट हार्मोनिक क्या होता है? फर्स्ट हार्मोनिक L' मान लो, उसे हम कहते हैं λ/4, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 4l', यहाँ से V/F0 की वैल्यू बच्चा क्या आएगी? 4l0। यहाँ से F0 ऑफ क्लोज क्या आएगा? ये आएगा, ओपन का आ गया, क्लोज का आ गया, ठीक है। Now the speed remains constant in both. Speed remains constant in both. That means V/2l is equals to V/2l is equals to V/4l dash, ठीक है। तो L'/L की वैल्यू क्या आएगी? 2/4, तो ये 1/2, तो L' is equals to L/2, आधी हो जाएगी। सिंपल, करेक्ट, ओके। अगेन नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ थियोरेटिकल क्वेश्चन, ये आप देख लो, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। 22nd क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, सॉरी 21st क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, है ना। अगेन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो आप कर लो, ये वाला आप कर लोगे, ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये दो क्वेश्चन आप कर लेना, फाइन। विल गो टू द 22nd क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों 22nd क्वेश्चन पे। तो 22nd क्वेश्चन में हमारा राइट, तो यहाँ पे हमें दे रखा है 22nd क्वेश्चन, ठीक है। 22nd क्वेश्चन में क्या देखा है? दे रखा है, a sitar wire is replaced by another wire in the same length and the material but the types of, okay, if the tension in the wire remains same, what factor the frequency will change? देखो ओके, या तो मैं एक काम करता हूँ बेटा, आपको मैं 21st वाला क्वेश्चन करा ही देता हूँ पहले, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है, तो 21 वाला हम पहले कर लेंगे, ओके। 21 वाला पहले कर लेते हैं। तो हमें ये गिवन है कि y की वैल्यू है 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी, ठीक है। 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी। लेट्स अस्यूम कि 3 इज इक्वल्स टू a cos थीटा, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। 3 को a cos थीटा बना लो, ठीक है ना। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चा? tan थीटा की वैल्यू आएगी 4/3, है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? tan इनवर्स 4/3, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ो। स्क्वायरिंग एंड एडिंग द इक्वेशंस, स्क्वायरिंग और एडिंग द इक्वेशंस अगर हम करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर
थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो ए स्क्वायर गिवन है इज इक्वल्स टू 25। इसका मतलब हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो 5 सेंटीमीटर है। एम्पलीट्यूड तो 5 सेंटीमीटर हमें मिल गया, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हमें दे रखा है। देखो फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है वाइब्रेशन, एफ इज इक्वल्स टू एन बाय 2l, n/2l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ, म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ विच इज पाई आर स्क्वायर एल रो डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। ये है पाई आर स्क्वायर म्यू, राइट, पाई आर स्क्वायर म्यू। therefore f is equals to n upon 2l into under root of t by I r square mu. Okay, this is equals to f is directly inversely proportional to 1 upon root r square, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो रेडियस इज ट्रिपल्ड, इसका मतलब 1/3 ऑफ द वैल्यू फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, 1/3 फ्रीक्वेंसी इफेक्ट हो, ठीक। ओके बच्चे, so दिस इज क्लियर, फाइन। आगे 20 सेकंड आप देख लो, 20 सेकंड आप देख लो, 23rd पे जाते हैं। At what temperature in degree Celsius can the speed of sound be reached the value of? Okay, ठीक है। So we know that speed of sound in air, ठीक है, 23rd क्वेश्चन, ठीक है। We know that speed of sound in air, v is equals to under root of gamma RT by m, सही बात है। इसका मतलब v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट टी के, तो vt बाय vo इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ tt बाय to, ठीक है। दिस इज tt डिवाइडेड बाय 273 विच इज इक्वल्स टू 9। तो tt की वैल्यू क्या होगी, 273 इंटू 9, है ना, जिसकी वैल्यू है 2457 केल्विन। और यहां से 2457 माइनस 273, इसकी वैल्यू है 2184 डिग्री सेल्सियस। बस खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इसमें ज्यादा पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। 24 वाला क्वेश्चन भी हो चुका है, ठीक है। 23rd क्वेश्चन भी आपका मैंने करा दिया है, फाइन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, व्हेन टू वेव्स ऑफ ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंसीज n1 and n2 each at a point simultaneously, what is the time interval between successive maxima? What is the time between successful maxima पूछा है। देखो तो 24th वाला, if two waves are almost frequencies interfere करते हैं, है ना, मान लो लेट कर लेते हैं कि n1 ग्रेटर देन n2, ठीक। तो f ऑफ बीट इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2, सही बात है ना। तो टाइम पीरियड t ऑफ बीट क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ बीट क्या होगा, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट होगा, सही बात है ना, विच इज 1 अपॉन n1 माइनस n2 होगा। बस यही आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ बीट क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ बीट होगा 1 अपॉन n1 माइनस n2, सिंपल। ओके चलो फाइन। तो ये बेसिकली आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स थे, है ना, वेरी शॉर्ट आंसर्स थे। थोड़े से मैं आपको यहाँ पे आपके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो भी करवा देता हूँ, ठीक है। बाकी जो बचेगा वी विल बी डूइंग फर्दर, लेट्स गो फॉर शॉर्ट आंसर्स, ओके।
जो कि है आपका 25th क्वेश्चन। ठीक है, देखो स्टील वायर हैज लेंथ L इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, मास दे रखा है 2.10 kg। ओके, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव? ओके ठीक है, ओके टेंशन दे रखी है, तो टेंशन इन द वायर कितनी है? 2.06 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन। ठीक, स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव क्या होती है बच्चा? स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव होती है अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। म्यू क्या होती है? लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, शायद ये है आपका म्यू। ठीक है, अब क्या करना था इसमें? v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ टी 2.06 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2.10 डिवाइडेड बाय 12 करना था। बस ये इसकी वैल्यू निकाल लो तो 343 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 343 मीटर पर सेकेंड किसी की स्पीड है, जरा याद करो। हाँ, ये है साउंड की स्पीड एयर वैक्यूम में। ठीक है, साउंड की स्पीड है ये हवा में। ठीक है, 343 मीटर पर सेकेंड। ओके, चल और बढ़। ये तो 25वां क्वेश्चन था। 26वें क्वेश्चन पे जाते हैं। अ पाइप विद 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज क्लोज्ड एट वन एंड, व्हाट इज द हार्मोनिक मोड ऑफ द पाइप इज रेजोनेटिंग एक्साइटेड फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। 26वां क्वेश्चन, 26वें क्वेश्चन में क्या है? देखो लेंथ ऑफ द पाइप क्या दे रखा है हमें? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हम कह सकते हैं। देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप क्या होती है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप V/4L। तो V की वैल्यू क्या है? 330 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -2। तो यहां से आएगा 412.5 हर्ट्ज। ठीक, तो F गिवन जो है डिवाइड बाय F नॉट जो है वो होगा 1237.5 डिवाइडेड बाय 412.5, है ना? ये 412.5 है, इसकी वैल्यू 3 है। इसका मतलब क्या है? थर्ड हार्मोनिक नोड ऑफ द पाइप इज रेजोनेटिंग। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक ऑर्गन पाइप तो यही था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। थर्ड हार्मोनिक मतलब शायद शायद। ठीक है, तो ये आपका 26th क्वेश्चन था। ठीक है, 26th क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हम आपके 27th क्वेश्चन पे। ओके, 27th क्वेश्चन पे। ठीक है, अ ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द आउटर सिग्नल ऑफ द रेलवे स्टेशन, knows a whistle frequency 400 hertz in still air. The train begins to move with a speed of 10 meter per second towards the platform. What is the frequency of the sound of an observer standing on the platform? कहा है कि 330 ले लो। ओके, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी Na वो L नॉट इंटू V अपॉन V माइनस VS होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ विजल N नॉट क्या है? 400 हर्ट्ज, है ना? स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? PS, जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर क्या है? 330 मीटर पर सेकेंड का है। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फिर N ऑफ ए, Na क्या होगी? N नॉट इंटू V माइनस VS। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये सीधे सिंपल से सवाल है जिसमें वैल्यूज पुट करनी होती है, ज्यादा कोई लेंदी कैलकुलेशन भी नहीं है बच्चों, है ना? 412.5 हर्ट्ज है आपकी फ्रीक्वेंसी, आप निकाल के देख लेना 412.5 हर्ट्ज। ठीक है, ये आपका 27वां क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपका 25वां क्वेश्चन जो है बेसिकली, है ना, जो आपका 25वां क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन वो आपको हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बचे हैं आप कुछ और क्वेश्चंस, है ना, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मैं आपको तब की लास्ट क्वेश्चन जो ये 10th वाला है वो मैं आपको करा के दे। ठीक है, जो 10th क्वेश्चन बेसिकली आपका था वो मैं आपको करा के यहाँ पे दे देता हूँ। जस्ट सेकेंड। 10th क्वेश्चन में क्या है? बेसिकली 10th क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं देखो। ओके, 10th क्वेश्चन में जरा देख लो। 10th क्वेश्चन में इट्स नॉट मच। सी, वी नो दैट Na is equals to No
into v plus vm minus v naught divided by v plus vm माइनस वी एस। करेक्ट। तो अगर मीडियम स्टेशनरी हुआ, दैट इज, अगर मीडियम अगर स्टेशनरी, दैट इज वी एम इज इक्वल टू जीरो, देन एन ए की वैल्यू क्या होगी, एन नॉट इंटू वी माइनस वी नॉट बाय वी माइनस वी एस। तो ये साइन कन्वर्जन आपको पता ही है, ठीक है, ये यही सब मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें, है ना। तो बेसिकली क्या है, ऐसे कोई कर्व तो आएगा नहीं आपका, है ना, और ना ऐसे आपका कुछ बढ़ता है और ना ऐसे कोई कर्व, ठीक है। पहले कांस्टेंट होती है ना। रुक जाओ, पहले पहले यहाँ पे कांस्टेंट होगी, फिर घट के ऑटोमेटिकली फिर से कांस्टेंट हो जाएगी। सिंपल, यही आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला से आप ये ग्राफ डिराइव कर सकते हैं, आप ये ग्राफ डिराइव कर सकते हो, ठीक है, फाइन। चलो, तो 10th क्वेश्चन में मैंने आपको करा दिया है। ओके बच्चों, अब हम एक काम करते हैं, 28th क्वेश्चन को अब हम रखते हैं कल के लिए, ठीक है। कल या जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो 28 से है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 28th क्वेश्चन पार्ट 2, है ना। पार्ट 2 ऑफ दिस वी विल डू फ्रॉम 28, जहां पर हम आपके ये शॉर्ट आंसर्स खत्म कर देंगे और आपके देखो फिर यहाँ पे बड़े बड़े ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आए हैं, इनको खत्म करें। और अगर जरूरी होगा तो मैं आपको पिछले कुछ ये जो पीछे के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं करा दूं, ठीक है। तो यही है आपका वेव चैप्टर, ज्यादा कुछ नहीं है ना, ज्यादा कुछ परेशानी वाला ये चैप्टर नहीं है, चैप्टर आसान है, सबको समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक चीज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा जेई मेंस है, जो हमारे जेई मेंस के पीवाईक्यू है ना बच्चों, जेई मेंस के पीवाईक्यू, वो आप 2019 के बाद से लगाए, 2019 के जो जेई मेंस थे उसके बाद से लगाए, है ना। चाहो तो 2020 के बाद से लगा सकते हो, ठीक है, 2019 2020 के आगे से प्लस, ठीक है। और जो जेई एडवांस के क्वेश्चन है वो आप 2015 के बाद से लगाए। सबसे रेलेवेंट सोर्सेस यही हो सकते हैं आपके, सबसे रेलेवेंट सोर्सेज आपके यही हो सकते हैं। पिछले जेई एडवांस में तो यही पिछले 7 से 10 साल के पेपर लगा लो, और जेई एडवांस, जेई मेंस में तो ये जेई एडवांस का, जेई मेंस में आपका क्या होता है, जेई मेंस में आपका वही जहाँ इंडिया के जितने पेपर है वही आप लगाओ, ठीक है। कोई रेफरेंस बुक लगाने की ऐसा आपको नीड नहीं है ना, क्योंकि जो आपके इतने सारे पेपर हुए हैं जेई मेंस के और फिर इतने सारे जेई एडवांस के पेपर हुए हैं, इट्स लाइक पैटर्न कहीं ना कहीं रिपीट हो ही जाता है, ट्रेंड आपको पता चली जाती है कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वंस योर एग्जाम्पलर इज डन यू हैव टू स्विच टू दीज क्वेश्चंस, ठीक है। अगर वो कंपटीशन की कोई तैयारी कर रहा है ना, एडवांस, वो इस बात को सीरियसली ले, ठीक है, वो इस बात को प्लीज सीरियसली ले। बाकी देयर इज नो सॉर्ट ऑफ ट्रबल एज सच, है ना। मैंने आपको करा दिया है। अभी हम फिर यहाँ पे जो आपका 28th क्वेश्चन ग्राफ वाला है ना, ये 28th क्वेश्चन हम 28 से जाएंगे आगे, ठीक है। देन विल रैप अप दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके, टिल देन गाइस टेक केयर, ओके, टिल देन यू गाइस टेक केयर, ओके। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके, चलो।